गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। शाम के 6 बज चुके हैं। अगले आधे घंटे विस्तार से कई अहम खबरों को दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि आज दिन की 4 बड़ी खबरें क्या रही है। पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। भगोड़ा आईपीएस जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। अगली अहम खबर राकेश टिकैत से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा आरोप राकेश टिकैत पर लगा हुआ है, जो एक प्रमुख चेहरा किसान आंदोलन में आप सबने देखा था। मुजफ्फरनगर में जमीन हड़पने का आरोप लगा है राकेश टिकैत पर। अगली अहम खबर आ रही है, नेताजी नप गए हैं। कानपुर का यह मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हिस्ट्री टीचर को भगाने में मदद की थी। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथी अहम खबर एक बार फिर से अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर शराब से मौत का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। लेकिन जो अब भी शराब पी रहे हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी शराब में भी मिलावट पाई गई है। इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं जौनपुर की खबर के साथ, जहां पर जेल में दंगा देखने को मिला है। फायरिंग की खबर आ रही है, जौनपुर की जेल से आ रही है। आपको यह भी जानकारी यहां पर दे दे, तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखाएंगे। कैदी की मौत के बाद बवाल मचा और जेल के अंदर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। डीएमएसपी जेल के अंदर मौजूद है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। कैदी भागेश मिश्रा की मौत के बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। तस्वीरें भी साथ ही साथ देखिए आप, जौनपुर की जेल की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरफ फायरिंग का मंजर जेल के अंदर देखने को मिल रहा है। परिजनों ने जिला कारागार पर लापरवाही का आरोप लगा है। ये तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि जेल के अंदर इतना बड़ा बवाल कैसे मचा। मौत के बाद जो साथी कैदी थे वो भी भड़कने लगे हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो जौनपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए एक तरफ जहां पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, वहां दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर जेल के अंदर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, सारे कैदी बाहर कैसे आ गए हैं, इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। जानकारी ये सामने आ रही है कि इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई थी। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर अनाउंसमेंट कर रही है। डीएम और एसपी भी जेल के ही अंदर मौजूद है, और ये जेल के अंदर, जेल प्रीमाइसेस के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बवाल मचा हुआ है, सारे कैदी वहां पर बवाल काट रहे हैं, फायरिंग हो रही है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब फायरिंग हो रही थी तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों सब सो रहे थे, यहां तक नौबत आई कैसे? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको जौनपुर जेल की दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता देवेंद्र खरे का। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी भयंकर बवाल हुआ है यहाँ पर, और क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? जी, आपको बता दें कि आज जब सुबह से 302 के जो कैदी था उसकी जेल प्रशासन की लापरवाही से मौत हो गई। इसको देखते हुए जो अंदर कैदी हैं उसमें काफी बवाल मच गया है, और अभी तक पुलिस प्रशासन कई राउंड टीयर गैस के गोले दागे हैं, लेकिन अभी भी हालात यहाँ पर काबू से बाहर हैं। अभी भी पुलिस प्रशासन अंदर जा नहीं पा रही है, और यहाँ के जो अपराधी हैं पुलिस जेल को अपने हैक कर लिया है। अंदर पुलिस प्रशासन नहीं जा पा रही है, टीयर गैस की ओर लगातार छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात बहुत नाजुक है जिला जेल के। अभी भी कोई अंदर से इनपुट नहीं आई, लेकिन लगातार विजुअल देवेंद्र, बताया ये भी जा रहा है कि डीएम और एसपी साहब भी अंदर ही मौजूद हैं। इन सब अधिकारियों की मौजूदगी में इतना बड़ा बवाल कैसे हुआ? क्या प्रशासन सो रहा था? ये आपको बता दें, जिला अधिकारी और मनीष वर्मा और राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक और जिले के लगभग सभी थाना अध्यक्ष जेल परिसर में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी हालात को काबू करने में नाकामयाब रह चुके हैं, क्योंकि ये लापरवाही जो 302 का मुलजिम भागेश्वर मिश्रा जो आज जिसकी मौत हुई है, उसको लेकर यहाँ पर जो अपराधी हैं पूरी तरह से हंगामा काटे हुए हैं कि जिला प्रशासन, जिला अगर जेल अगर इनके अगर तत्काल इलाज मिल जाता तो आज इसकी मौत न होती। इसको देख के पूरे जेल में जो अपराधी हैं पुलिस प्रशासन ने कैद में कर ली है, और पुलिस प्रशासन अभी भी कई घंटों से मेहनत कर रही है, लेकिन अभी भी इस पे कामयाब नहीं हो पा रही है। न पुलिस प्रशासन अंदर बैरिक के अंदर घुस पा रही है। जी शुक्रिया देवेंद्र जानकारी देने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फरार आईपीएस पाटीदार पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पहले आपको ये जानकारी दे दें कि 50,000 का था, उसके बाद उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। एडीजी जोन प्रयागराज ने इनाम घोषित किया है। क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में आईपीएस फरार है। कारोबारी इंद्रकांत की मौत मामले में निलंबित है आईपीएस पाटीदार, जिस पर अब इनाम की जो राशि है उसे बढ़ा दिया गया है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम जो है इस फरार आईपीएस पाटीदार पर घोषित किया गया है। क्रशर कारोबारी की मौत के मामले में आईपीएस फरार है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि कारोबारी इंद्रकांत की मौत मामले में आईपीएस पाटीदार को निलंबित किया गया था। तो फरार आईपीएस पाटीदार पर इनाम बढ़ाया गया है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। एडीजी जोन प्रयागराज ने इनाम घोषित किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं नीलेश चौहान का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, क्या जानकारी मिल गई है? इस फरार आईपीएस पाटीदार पर जो इनाम की राशि है उसको बढ़ा दिया गया है, सीधे 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? चलिए नीलेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि फरार आईपीएस पाटीदार पर इनाम बढ़ाया गया है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एडीजी जोन प्रयागराज ने इनाम घोषित किया है। क्रशर कारोबारी की मौत मामले में आईपीएस फरार है, जिसकी तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। कारोबारी इंद्रकांत की मौत मामले में निलंबित किए गए हैं आईपीएस पाटीदार, जिनकी अब इनाम राशि को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर कानपुर से आ रही है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कानपुर से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। नारायण सिंह भदौरिया और 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। नोएडा के एक अपार्टमेंट में गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से कानपुर लेकर जा रही थी पुलिस। देखिए यहाँ पर अहम जानकारी मिल पा रही है। एक अपार्टमेंट से गिरफ्तारी हुई है। नोएडा के ही एक अपार्टमेंट से गिरफ्तारी हुई है। नोएडा से कानपुर इस वक्त फिलहाल पुलिस लेकर जा रही है। और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे जो नेता है वो हिस्ट्री शीटर का समर्थन कर रहा था, भगा रहा था। नारायण सिंह भदौरिया और 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के एक अपार्टमेंट से ये गिरफ्तारी हुई है और जो पुलिस है अब इनको नोएडा से कानपुर लेकर जा रही है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कानपुर से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। नारायण सिंह भदौरिया और 2 साथी को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे सूरज पांडे का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सूरज, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, इसका असर भी हुआ है। नारायण सिंह भदौरिया और उनके 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नोएडा के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तारी हुई है और अब पुलिस नोएडा से कानपुर लेकर आ रही है उन्हें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नौबस्ता थाना क्षेत्र के उस्मानपुर इलाके का पूरा मामला था, जहां पर हिस्ट्री सीटर जो कि 25,000 रुपए का इनामी था, मनोज सिंह, उसको जीप से छुड़ाकर भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया और उसके समर्थकों ने भगा दिया था। जिसके बाद से ही पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही थी और ये आरोपी सभी कानपुर से बाहर फरार नजर आ रहे थे। उनकी लोकेशन भी बाहर जगह जगह पर नजर आ रही थी। जिसके बाद पुलिस ने आज नोएडा में छापेमारी करते हुए अलग अलग अपार्टमेंटों से इन 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें भाजपा नेता नारायण सिंह भदौरिया और उसका एक साथी है गोपाल शरण चौहान और रॉकी यादव। इन तीनों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मनोज सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये जिला मंत्री था और उसको भाजपा ने भी अब पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि कल पार्टी के से इसको प्रमुख किया गया था और आज इसको पार्टी से निकालने की भी बात सामने आ रही है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगाने के मामले में यह अहम गिरफ्तारी हुई है।
आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर राकेश टिकैत से जुड़ी हुई आ रही है। राकेश टिकैत वो चेहरा है जो किसान आंदोलन में प्रमुखता से देखा गया था। अब आरोप लगा है, मुजफ्फरनगर से अहम खबर आ रही है। राकेश टिकैत और उनके बेटे पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। दोनों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। जमीन पर कब्जा के बाद फसल बर्बाद करने का भी आरोप लगा है। 3 बीघा जमीन पर कब्जा करने का ये पूरा मामला सामने आया है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप है। पीड़ित ने आपको यहां जानकारी दे दी कि सीएम योगी से गुहार भी लगाई है। राकेश टिकैत के बेटे ने आरोपों का खंडन किया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के किनौनी गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। जिसकी जमीन को कब्जा गया है, उस पीड़ित ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाई है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां राकेश टिकैत और उनके बेटे पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जमीन पर कब्जा के बाद फसल बर्बाद करने का भी आरोप लगा है राकेश टिकैत और उनके बेटे पर। और ये भी जानकारी दे दे इधर कि राकेश टिकैत के बेटे ने सभी आरोपों का खंडन किया है। मेरी ज़मीन है मीरापुर मौजे में, तो यह रेलवे में अधिग्रहण थी, तो इसका जो होता है यह सीधा बैनामा होना था। ये जो राकेश टिकैत का दौरा हरिंदर मलिक रहा है, धर्मेंद्र मलिक, ये धर्मेंद्र मलिक ले आया वहाँ मेरठ से अखबार छपवा का पहला तो अगस्त के महीने में मदन गौतम से नंबर 2 में ले आया छपवा का। और जब सही ये अनुचार है मेरे देवर जेठ और यो अनुका हम आपस में ही बैठ लें, फाइल बन गई थी। फाइल भी मेरी तो पड़ी वहाँ तहसील में और इनके आगे यहाँ एसएलओ में ना सारे तो एसएलओ का धमका के मारा है। जब भी हम जाए एसएलओ में एडीएम के पास जाए, एडीएम धमका के मारा है। हमारी ज़मीन पर राकेश टिकैत ने ज़बरदस्ती कब्जा करा दिया रात के समय। कितनी ज़मीन थी और कितनी ज़मीन पर कब्जा करा? 3.5 बीघे ज़मीन है जी वो। तो आपकी ज़मीन कभी भूमि अधिग्रहण में भी जा रही थी क्या? पहले नहीं गई थी, जो 30 अगस्त हुआ उसमें गई। किस में गई थी? भूमि अधिग्रहण में, रेलवे अधिग्रहण में। तो आपकी जिला प्रशासन से कोई बात हुई? जिला प्रशासन हमारी सुनता ही नहीं कोई भी। तो किस तरह से कब्जा किया है राकेश? डीएम साहब के भी पास लेकर जा एप्लीकेशन, तो वे भी नहीं पकड़ते एप्लीकेशन को हमारी। नहीं तो राकेश टिकैत ने कब कब्जा किया? कब्जा किया परसों। मेरी ज़मीन है मीरापुर मौजे में, तो यह रेलवे में अधिग्रहण थी, तो इसका जो होता है यह सीधा बैनामा होना था। ये जो राकेश टिकैत का दौरा हरिंदर इसकी जानकारी मुझे रात ही हुई है 9 बजे के आसपास मीडिया के थ्रू, और हमारा तो इसमें कोई मामला है नहीं, ना हम उनको जानते, ना हमने कोई यहाँ पे ठेकेदारी का काम कर रखा, या हमने ले रखा रेलवे से या किसी से भी। रेलवे के बता रहा है, ये मामला रेलवे का है, 3.5 बीघे ज़मीन का है। और इसी पर हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब, आपका चेहरा हम सबने देखा किसान आंदोलन में और हम सबने जनता को भी दिखाया, लेकिन इस वक्त जो मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, आरोप लग रहे हैं आप पर, आपके बेटे पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है, फसल बर्बाद करने का भी आरोप लगा है। मतलब हम कोई अधिकारी लग रहे हैं, कोई और लग रहे हैं, उसकी पहले जानकारी करो सारी है क्या उस महिला का। उसकी जमीन गई है रेलवे में, और जो वहां पे पैसा जो रेलवे का जाएगा पैसा, वो जो खसरा नंबर होता है उसमें 4 हैं वे परिवार के लोग, वो उनको पैसा नहीं देना चाहती। उसके जो परिवार के 3 आदमी हैं, वे 3 उसके खिलाफ है, तो उसको ये लगता है कि हमने इसके खिलाफ सिफारिश करी है अधिकारियों को, और उसका पूरा पैसा ट्रेजरी में बंद है। तो ये लगता है कि सारा पैसा मुझे मिले, जो कानून होगा इस हिसाब से पूरे लोगों को पैसा मिला होगा रेलवे का, उसी हिसाब से इसको मिलेगा। राकेश जी सुनिए, तो पीड़िता का तो साफ कहना है कि जिला प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है। उन्होंने कई बार कंप्लेन की है, आपके बेटे भी खंडन कर रहे हैं। नहीं, उनका हमारा उसका क्या मतलब है? हमारा ये है कि वो ये चाहती है कि ये सारा पैसा मेरे जो परिवार के लोग हैं उनको ना जाए और ये मुझे मिल जाए, और मेरी सिफारिश करे भारतीय किसान यूनियन या हम, तो हम कैसे सिफारिश कर देंगे? नहीं, सिफारिश की बात तो नहीं आ रही, आप पर तो सीधे सीधे आरोप लगे कि आपने जमीन पर कब्जा किया है, फिर फसल बर्बाद की है। हमें क्या मतलब प्रशासन ने करी होगी?
भाई जमीन वहाँ प्रशासन ने करी होगी, वो ये कहती है कि प्रशासन को हमने कहा है कि ये कब्जा लो इस पे। रेलवे की कोई जगह निकल रही होगी, हमारा क्या मतलब उससे? जगह रेलवे की निकल रही, पैसा ट्रेजरी में जमा है, उसका रेलवे देगा। वो पैसा ट्रेजरी में है, जब तक वो अपने परिवार को नहीं देगी, जो कानून बनाए जाए हैं उसे ये है कि आप हमारी सिफारिश करो, हम कैसे कर देंगे और कैसे प्रशासन उनको क्योंकि दे देगा पैसे? सिफारिश की तो कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो उन्होंने तो आप सीधा जांच सीधा करो ना पहले। आरोप लगाया है। पहले- मुख्यमंत्री पहले को भी उससे गुहार लगाई है, सीएम योगी से भी गुहार पहले लगाई उसके- है। तो मुख्यमंत्री दिलवा दो, उसके पैसे दिलवा देगा क्या? भाई मुख्यमंत्री उनके पैसे दिलवा देना, वो दिलवा सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री भी वही तो काम करेंगे ना जो कानून कहेगा। उनके 3 परिवार के लोग हो रहे हैं, वो पैसा सब में बटेगा। वो चाहती है कि पूरा 1.5 करोड़ रुपया मुझे मिले जमीन का, जो मेरी रेलवे में जमीन गई है, और उसको ये शक है कि हमने सिफारिश करी है और हम उसका पैसा नहीं देने देते। ये है तो क्या पीड़िता उसकी शक जांच- के आधार पर इतना गंभीर आरोप लगा रही है आपके परिवार पर और हाँ, आप पर? बिल्कुल बिल्कुल लगा रही है वो। उसको ये है कि ये डर है और सिफारिश करवा देंगे। हम कैसे करवा देंगे? जो कानून होगा, हमने उसको ये कहा कि इस पैसे को बांटो, अपने परिवार में बांटो, सबका इसमें हक है, उनको भी जाएगा हिस्सा, आपके भी जाएगा। लेकिन उसको ये है कि मुझे उनको नहीं देना और आप उनकी सिफारिश कर रहे। नहीं, क्या आपकी वो तो बात पूरा- हुई है राकेश जी पीड़िता से? मेरी तो बात हुई, मैं उसका वीडियो सुना दूंगा आपको। वो तो पिछले 1.5 साल से लग रही, और उसकी जांच करो ना, पूरा केस क्या है उसकी जांच करो पहले। रेलवे में उसकी जमीन गई है, और जो खसरा नंबर होता है, अगर उसमें 4 लोग हैं तो 4 लोगों को पैसा बराबर बटेगा। वो पैसा उसका ट्रेजरी में है। वो चाहती है कि मैं पैसा दूसरे को ना दूं, अपने भाइयों को ना दूं। हमारा परिवार से, रिश्ते से उसका कोई मतलब नहीं उनका। वो ये है कि हमने उसकी सिफारिश नहीं करी चलिए। और हम दूसरों की सिफारिश करते हैं, ये है उसका खेल। जब उसकी जांच होगी तो सबके सामने आएगी चीजें। चलिए। हमारा जमीन का उसका कोई मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपका जमीन से कोई लेना देना नहीं है और सिफारिश के लिए पीड़िता यहाँ पर आई है, वो लेकिन सिफारिश- पीड़िता का सिफारिश के लिए कह विपरीत रही ही हो। कहना है। हाँ, सिफारिश के लिए कह रही कि मेरी सिफारिश करो, मुझे पैसा दिलवाओ। ठीक है, शुक्रिया राकेश टिकैत जी अपनी बात रखने के लिए। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि पीड़िता सिफारिश की मांग कर रही है, लेकिन पीड़िता का यह कहना है कि राकेश टिकैत और उसके परिवार ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर अलीगढ़ से आ रही है। जो लोग शराब पीते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि जो अंग्रेजी शराब है उसमें भी मिलावट की खबरें सामने आ रही है। अलीगढ़ में अंग्रेजी शराब में मिलावट हो रही है। अवैध शराब फैक्ट्री में बॉटल्स बरामद की गई है। अंग्रेजी शराब की मुहर भी उन पर लगी हुई है। अलीगढ़ में अंग्रेजी शराब भी जानलेवा हो सकती है। तो अवैध शराब फैक्ट्री में बरामद बोतल पर अंग्रेजी शराब की मुहर लगी है। तो अंग्रेजी शराब में मिलावट हो रही है। अलीगढ़ में जो शराबकांड का मामला था उसमें 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे योगेंद्र, हमारे संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। योगेंद्र, एक तरफ तो हम देख रहे हैं अलीगढ़ का क्या हाल हो रखा है, नकली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अब वो लेबल्स जिन पर अंग्रेजी शराब के मोहर लगे हैं उनमें भी मिलावट हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी शराब है वो ज्यादातर इथाइल अल्कोहल से बनती है। तो जो इथाइल अल्कोहल है, क्या अगर उसको हम देसी शराब के बोतल में डाल के रखे, उसमें देसी शराब का एसेंस डाल देंगे तो वो देसी शराब हो जाएगी। और अगर मान लीजिए जैसे हम ब्लेंडर प्राइड है, रॉयल स्टेग है, ठीक है, रॉयल चैलेंज है, ये जो ब्रांड जो बहुत ज्यादा चलने वाले हैं, ये सारे के सारे कई ब्रांड दोनों फैक्ट्रियों में, चाहे वो औधौन वाली फैक्ट्री और चाहे ये जो अब पकड़ी गई फैक्ट्री है, इन दोनों में उनकी बोतलें भी मिली हैं। जो कि इसका मतलब है कि जो वो नकली शराब बना रहे हैं वो ये अंग्रेजी शराबों को भी इनका भी नकली पैकिंग कर रहे हैं।
क्योंकि जब किसी आदमी के हाथ में इस तरह की मतलब चीज आ जाती है कि किसी को भी छूता वो सोना बन जाती है, तो चाहे वो देसी बनाए चाहे अंग्रेजी बनाए, देसी में उन्हें कम पैसे मिलते हैं, अंग्रेजी में ज्यादा पैसे मिलते हैं, माल उनका उतना ही लगता है। तो इसलिए ये तो आबकारी विभाग वाले और प्रशासन इस चीज को इसलिए छुपा रहे हैं जिससे कि लोगों में भय ना फैले और लोग बाग शराब खरीदनी कम ना कर दें, जिससे राजस्व का नुकसान ना हो। शुक्रिया लोकेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए, जो लोग शराब पी रहे हैं खासकर अलीगढ़ में, उनको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेज़ी शराब में भी लेबल तो भले अंग्रेज़ी शराब का लिखा है लेकिन उसमें भी मिलावट की खबरें सामने आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। हैरान कर देने वाली खबर है ये। कई घरों के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगे हुए हैं। कला ककंठ कॉलोनी के कई घरों के बाहर ये पोस्टर्स लगे हैं। 2-3 परिवार पहले ही अपना घर बेच चुके हैं। दबंगों और मंचलों से कॉलोनी के लोग परेशान हैं। पास की बस्ती में रहने वालों पर छेड़खानी का भी आरोप लगा है। परेशान लोगों ने घर बेचने का फैसला लिया है। और ये देखिए, ये वो पोस्टर्स हैं जो घरों के बाहर लगे हुए हैं और ये मकान बिकाऊ है। ऐसे कई पोस्टर्स देखने को मिले हैं। बताया जा रहा है कि पास की बस्ती में रहने वाले लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगा है, जिस वजह से ये कदम लोग उठा रहे हैं। मौजूद हूँ राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र के काला कंकर कॉलोनी में, जहां लगातार 2 वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से अपना मकान बनाया था, अब वो उसको बेचना चाहते हैं। बेचना इसलिए चाहते हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अवैध रूप से सैकड़ों मकान बने हुए हैं। इनका कहना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो कॉलोनी निवासी हैं, कि इनकी वजह से हर दिन यहाँ पर शराब पीकर हंगामा होता है। हंगामे के बाद बवाल भी होता है। तो इसको लेकर ये लोग लगातार परेशान हैं। तमाम जगहों पर शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद भी जब इनको कहीं से कोई राहत नहीं मिली, तो अब यहाँ के स्थानीय जो कॉलोनी निवासी हैं, एक साथ दर्जनों लोग अपना मकान बेचने के लिए अपने अपने मकान के बाहर एक नोटिस चिपका किया है, जिसपे साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी लगातार शिकायतों के बाद क्यों नहीं जाग रहे हैं, क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि इसमें तमाम रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बीजेपी की नेता हैं, उसके अलावा लगातार जो बुजुर्ग हैं यहाँ के, वो भी सरकार से शिकायत कर रहे हैं, स्थानीय जिला प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं भैया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार शिकायतों के बावजूद भी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? अरे एक्चुअली में बहुत शिकायतें की गई, हर आदमी चिट्ठी पत्री आगे बढ़ा देता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं होता है। चिट्ठी तो महापौर को भी दी गई, मंत्री जी को भी दी गई, और नगर आयुक्त को भी दी गई, सबको दी गई, सबने लेकिन बस चिट्ठी पे आगे बढ़ा दिया। और लेकिन कार्रवाई के नाम पे आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, ढेला भर भी कुछ नहीं होता है। तो खाली जो ये मकान बने हुए हैं अवैध तरीके से, क्या इनको कहीं अलग अलॉटमेंट नहीं हुआ? सबको अलॉट हो चुका है मकान। मुझे लगता है कि 90% लोगों को अलॉट है, लेकिन वो वहाँ शिफ्ट ही नहीं होते, यहीं पे बसे हुए हैं। देखिए, लगातार इन लोगों को मकान भी सरकार की तरफ से अलॉट किया गया, उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे हैं। ये तस्वीर है सामने जो आपको नज़र आ रही है, कालविन तालुकेदार है जो स्कूल है, उसकी ठीक पीछे ये कॉलोनी है। कॉलोनी के बगल में जो नाला है उसके ऊपर इन लोगों ने कब्जा करके ये मकान बना रखे हैं। इसके इस पार की बात करें तो रिहायशी कॉलोनी है, जहाँ पर लगातार लोग जो हैं वो शिकायतें कर रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई ना होने के कारण अब ये लोग अपना मकान बेचने के लिए बेबस हो गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इनको पहले से ही नगर विकास मंत्री या नगर विकास की तरफ से इनको आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं, उसके बावजूद भी ये अभी भी अवैध रूप से रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। आगे बढ़ते अगली अहम खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पहला एनएसए का केस दर्ज किया गया है। आरोपी रचित पर एनएसए की कार्रवाई की गई। आरोपी ने पुलिस से, आपको ये जानकारी दे दें कि आरोपी से पुलिस ने 105 इंजेक्शंस बरामद किए हैं। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए नकली रेमडेसिविर की हैं, जिसकी कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पहला एनएसए का केस है ये। आरोपी रचित पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी से पुलिस ने 105 इंजेक्शंस बरामद किए हैं। नोएडा के सेक्टर 20 थाना
पुलिस में ये अहम गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार जो है रेमडेसिविर पर सवाल उठ रहा था, बवाल मच रहा था, लेकिन इस वक्त भी ऐसे कई लोग हैं जो कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 105 इंजेक्शंस को पकड़ा गया है। सेक्टर 20 थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।